ढेरों ढेर ग्राफ्स दिए हुए थे, जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी जो रिपोर्ट थी ना वो सिर्फ ग्राफ्स और टेबल के ऊपर थी। मगर जो उसने गलत काम किया हुआ था वो ये किया हुआ था कि आप जब भी कोई ग्राफ देते हो या जब भी कोई आप टेबल प्रोवाइड करते हो तो एंड में आप उसको डिस्क्राइब भी तो करते हो ना कि आपने ये जो फिगर्स दी हुई हैं इसका क्या मतलब है और इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है और ये किस चीज़ को नरेट या किस प्रॉब्लम को नरेट कर रही है या किस चीज़ का सिल्यूशन है बेसिकली। तो वो जब तक आप बताएंगे नहीं तो खाली टेबल देख के तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि ये की टेबल किस चीज़ के बारे में और ये क्या पर्पस जो है वो सर्व कर रहा है। तो बेसिकली इट शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड इन लैंग्वेज सेंस एज वेल एज आपकी ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन होनी बहुत ज़रूरी है, फिर होल्ड्स द रीडर अटेंशन। अब जब ये सारी चीज़ें लैकिंग होंगी, ठीक है ना, लैंग्वेज से इस्तेमाल हुई है ना, ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन दी हुई है ना, ही उसके अंदर कोई इस तरह से कोहेजन कोहेरेंस नज़र आ रही है, तो हाउ विल इट टेक द अटेंशन ऑफ द रीडर। तो जब किसी को समझ ही नहीं आएगी तो वो उसको यूटिलाइज कहाँ पर करेगा, ठीक है। तो इट शुड इट शुड होल्ड द रीडर्स अटेंशन एज वेल एज मीट देयर एक्सपेक्टेशंस। अब उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है ये कैसे पता चलता है, तो वो जब आप प्रपोजल बनाते हो ना तो आप उसकी नीड को सबसे पहले देखते हो और नीड के अंदर आपको पता चलता है कि हु इज़ द ऑडियंस, कौन से लोगों को ये टारगेट करिए, किस नीड को ये प्रोवाइड करिए, तो फिर उसके हिसाब से आप उसको स्ट्रक्चर करते हो। उसके अंदर आप चीज़ों को हाईलाइट करते हो इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी वेरी डिस्क्रिप्टिव मैनर। जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि हम जो है वो 4 टाइप्स ऑफ एसे पढ़ेंगे, जिसमें नरेशन होगी। तो नरेशन आपकी इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन कर रही होगी, आपकी जो डिस्कशन है वो आपकी डिस्क्रिप्शन होल्ड करेगी, फिर उसके बाद आपकी जो ग्राफिकल जो आपके जो फैक्ट्स एंड फिगर होंगे वो आपकी एक्सपोजिशन के अंदर आएंगे, और फिर आपने ये बताना है कि लोगों की नीड क्या थी और किस चीज़ को ये फुलफिल करिए, वो आपके आर्ग्यूमेंट्स के अंदर भी आ जाएगी, ठीक है। तो उसके अंदर आपने इस चीज़ को ज़्यादा आप एग्जैजरेट भी इन टर्म्स ऑफ द राइटिंग कर सकते हो कि आप उसकी नीड को ज़्यादा हाईलाइट कर देते हो, वेदर इट्स नॉट दैट मच नीडेड, लेकिन क्योंकि आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो ऑब्वियसली आप थोड़ी सी उसको एग्जैजरेशन आर्गूमेंट के थ्रू भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपकी इंट्रोडक्शन के अंदर कवर होंगी। फिर ये सेज कि इट्स ओनली टेंजिबल प्रोडक्ट ऑफ hundreds of hours of work, rightly or wrongly the quality and worth of that work are judged by the quality of their written report, इट्स क्लैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेंट। ये किसने कहा है जी? ब्लैक एंड ब्ले ने बोला है। इसका ये मतलब है कि आपने जो भी काम किया था, फॉर इंस्टेंस आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, उसको बनाया था, या कोई वेबसाइट बनाई है या कोई एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाई है, वो तो आपके सामने बनी बनाई आ जाती है ना। हम जैसे गूगल इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सामने गूगल का पेज आ जाता है, लेकिन अब मेरे जैसा बंदा जिसको मतलब ये सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर साइंस की इतनी नॉलेज नहीं है, मुझे तो सिर्फ एक वो अपने काम के लिए लग रहा है कि मैंने ये इट्स अ सर्च इंजन, मैंने इसके अंदर कोई भी क्वेरी डालनी है और उसका मुझे जवाब मिल जाएगा। लेकिन उस इंजन को बनाने में क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल हुई हैं, कौन सी लैंग्वेजेस, कौन से टूल्स, या कितनी कितनी एफर्ट लगी है, वो जब तक कि अगर मेरे सामने कोई रिपोर्ट नहीं आएगी मुझे नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो आप भी जो प्रोडक्ट बनाओगे वो एक टेंजिबल प्रोडक्ट तो लोगों के सामने आएगी ही, लेकिन उसकी बैक एंड पे आपने कितना काम किया, किस तरीके से किया, उसको किस तरीके से टेस्ट किया और उसको किस तरह से आपने यूज़ करने के लिए काबिल बनाया, ये सारा का सारा आपकी रिपोर्ट डिफाइन करती है। तो वो कहता है कि इट शुड बी क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ इट्स ईच एंड एवरी कंटेंट। फिर इट सेज कि हाउ लॉन्ग इज अ रिपोर्ट। डेफिनेटली इट वेरीज इन लेंथ। अगर तो एक आप नॉर्मल रिपोर्ट लिख रहे हो, किसी इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट है या कोई सिंपल एक छोटा सा एनालिसिस दिया हुआ, तो वो एक शॉर्ट रिपोर्ट, जैसे मैंने आपको कहा था कि मेमो की रिपोर्ट भी आपको लिखवाऊंगी और लेटर रिपोर्ट भी आप लोग लिखेंगे, तो ये आपकी शॉर्ट रिपोर्ट्स के अंदर आ जाती है। नॉर्मली द शॉर्ट रिपोर्ट्स आर बेस्ड ऑन 1 to 5 पेजेस, while the longer reports are based upon your more than 5 pages। तो ये जो आपकी फाइनल ये रिपोर्ट है ना, ये कम अज़ कम भी आपकी 50 to 60 पेजेस तक चली जाती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डायग्राम्स होती हैं, फ्लो चार्ट्स होते हैं, जिनके थ्रू आपने अपना काम डिस्प्ले किया हुआ होता है कि आपने इन प्रोसेस से गुजर के इस प्रोडक्ट को बिल्ड किया है, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली अ लॉन्ग रिपोर्ट, और वो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और उसी बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ाने के लिए आपके लिए ये कोर्स ऑफर किया हुआ है। अच्छा जी, उस दिन भी मैंने आपको बात की थी कि देयर शुड हैव द ऑडियंस। कोई आपकी रिपोर्ट को पढ़ने वाला, आपके काम को समझने वाले लोग होते हैं तभी आप बनाते हैं, अदरवाइज आपको क्या ज़रूरत पड़ी है।
तो सबसे पहले इंटेंडेड ऑडियंस में कौन लोग आ जाते हैं? ये एक्सपर्ट्स होते हैं who know the theory and the product inside and out. They have advanced degree and operate in academic setting or in research and development area of the government and business world. अच्छा जी, आपके कॉन्टेक्स्ट में भला एक्सपर्ट्स कौन होंगे, कोई बताएगा? As a university student, आपने जब रिपोर्ट बनानी होती है तो आप कौन से एक्सपर्ट्स को शो कर रहे होते हो? हु आर द एक्सपर्ट्स ऑफ योर रिपोर्ट देन? इट्स अ क्वेश्चन। मैम टीचर्स को, जो आपके टीचर्स होते हैं, जो आपके सुपरवाइजर्स होते हैं, जो आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर किसी और यूनिवर्सिटी के टीचर आए हुए होते हैं, और इंटरनल एग्जामिनर आप की यूनिवर्सिटी का कोई टीचर होता है जो आपको इवैल्यूएट कर रहा होता है और मार्क्स देता है, तो ये आपके एक्सपर्ट्स हो जाएंगे ऑब्वियसली। और ऑब्वियसली योर सुपरवाइजर एज वेल, क्योंकि ही विल और शी विल हेल्प यू आउट फॉर मेकिंग द प्रोजेक्ट। फिर टेक्नीशियंस होते हैं who build, operate, maintain and repair the stuff that the expert design and theorize about. इस यहाँ पर कौन हो सकता है टेक्नीशियंस में? Into your context. जैसे कि आपके जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं, लैब इंजीनियर्स होते हैं, जो कि आप लोगों को लैब करवा रहे होते हैं, और आप लोगों को थियरी तो आपके टीचर्स ने बढ़ा दी ना, फिर उसके बाद उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगी, वो सारे के सारे आपके लैब टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं, वो उसको आपको टू मेक यू टू अंडरस्टैंड कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। फिर आते हैं जी एग्जीक्यूटिव्स हु मेक बिजनेस, इकोनॉमिक, administrative, legal, governmental, political decision on the stuff that the experts and technicians work with it. अच्छा जी, एग्जीक्यूटिव में वही लोग आ जाते हैं कि जब आपने अपनी प्रोडक्ट बनाई है तो वो कौन लोग होंगे कि जो उनको लगेगा, या इसको ये कहना चाहिए कि द यूजर ऑफ योर प्रोडक्ट। अब ऑब्वियसली यूजर होगा रियल, अक्सर रियल क्लाइंट जिसको आप लोग अक्सर बोल रहे होते हैं, तो वो इसके ऊपर उसको परचेज करेगा, उसके ऊपर स्पेंड करेगा और उसको यूटिलाइज करेगा अपने काम के लिए। तो वो आपके बहुत मिनिमम लेवल के ऊपर वो एग्जीक्यूटिव होते हैं। लेकिन अगर आप हायर लेवल के ऊपर देखें तो वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं, कुछ पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होती है एज पर द यूजेज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, या जो भी आप लोग बनाते हैं, और वो उसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसको मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स के अलावा ये जो आपका मीडिया होता है, ये बड़ा हेल्पफुल होता है आपकी चीज़ को एडवर्टाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये तीन लोग, और द फोर्थ वन आर नॉन स्पेशलिस्ट हु हैव द लीस्ट टेक्निकल नॉलेज ऑफ ऑल। दे मे just be curious about a specific technical matter and want to learn about it, but for no specific practical reason. But there can be certain practical reasons as well. और वो इन अ सेंस, जैसे अभी आप लोग स्टूडेंट हैं, या आप किसी का थीसिस डिफेंस कभी आप लोगों ने अटेंड किया है, किसी का FYP डिफेंस आप लोगों ने अटेंड करने की कोशिश की है? अगर आप करें तो आप लोगों को पता चलेगा कि इससे आपके लिए आइडिया ये मिलता है कि अच्छा जी, अगर आप अपनी रिलेटेड फील्ड के अंदर ना, जिसमें आप जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप जब अगर अटेंड करते हो डिफरेंट थीसिस या डिफरेंट FYP डिफेंसेस वगैरह, तो उससे आपको पता चलता है कि आपकी फील्ड में क्या काम हो रहा है या इससे पहले क्या काम हो चुका है। तो दीज आर द नॉन स्पेशलिस्ट। आप अभी नॉन स्पेशलिस्ट हो, अभी आप लोगों को इतना ज़्यादा नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। यू हैव जस्ट स्टार्टेड द डिग्री एंड यू हैव स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट, बट अभी फ़िलहाल आपकी उसकी शायद प्रैक्टिकल रीजनिंग इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में जाके बनाना है। फ़िलहाल यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद दैट, लेकिन आप सिर्फ उसकी नॉलेज से रिलेटेड, टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड आप उसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, कि आपको पता चले कि क्या काम हो चुका है इन एरियाज़ के ऊपर, और आप फर्दर अपने किस पर्सपेक्टिव के साथ उस काम को परसुएट कर सकते हैं, ठीक है। तो दे आर द 4 बेसिक ऑडियंसेस जिनके वजह से आपने अपना प्रोडक्ट भी बनाना है और जिनको आपने प्रेजेंट करना होता है। अक्सर स्टूडेंट्स इनवाइटेड होते हैं कि आप लोग आएँ और बैठें, जैसे एक सुपरवाइज़र जो है वो और लोगों को भी सुपरवाइज़ कर रहा है, तो अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो वो ये अपने बाकी स्टूडेंट्स को भी कह देगा कि आज फलाने स्टूडेंट का जो है वो थीसिस डिफेंस है, तो आप उसमें आएँ, बैठें और ज़रा देखें कि किस तरीके से होता है और आपकी फील्ड में इसकी क्या if there is any place for you to work on it further. तो these are the 4 intended audience. अच्छा जी, फिर कहते हैं कि ऑडियंस का एनालिसिस किस तरह से होता है, उनका बैकग्राउंड नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। मेरा जब मास्टर्स का डिफेंस था ना, तो मुझे जिन एक्सटर्नल एग्जामिनर ने आके इवैल्यूएट करना था उनका मुझे पता चला था।
तो बिफोर यू नो गेटिंग इनटू दैट सिचुएशन मैंने फिर ये किया था कि जो भी मेरे एक्सटर्नल एग्जामिनर थे उनको मैंने सर्च आउट कर लिया कि वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उन्होंने क्या क्या पब्लिकेशंस की हुई हैं या उनका क्या क्या काम है, ताकि मुझे उनकी एक बैकग्राउंड नॉलेज पता चल जाए, उनकी मुझे इंटरेस्ट पता चल जाए कि वो क्या क्या चीज़ जो है वो पसंद करते हैं और किस तरीके की प्रेजेंटेशन उनको अच्छी लगती है, या अगर मैं उसके साथ अपना काम को रिलेट करूँ तो प्रॉबेबली आई एम गोइंग टू गेट सम गुड ग्रेड्स। तो ये थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं कि आपको ऑडियंस का एनालिसिस करना पड़ता है जो कि उस फील्ड से रिलेटेड है। अब आपकी फील्ड में अगर आप लोग कोई वेबसाइट बना रहे हो तो आपने ये देखना है कि प्रॉबेबली आपके पास कोई इस किस्म का टीचर होगा जो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर होगा जिन्होंने इस फील्ड के अंदर ज़्यादा अच्छा काम किया हुआ है, तो वो आपके एक्सपर्ट्स की एनालिसिस हो जाएगा। फिर आप उसी टीचर के पास जाएंगे कि जो कि उस फील्ड के अंदर ज़्यादा शार्पन है या ग्रिप रखता है, और आप कहेंगे कि वही आपको जो है वो सुपरवाइज करे। ठीक है, तो एक थोड़ा सा ऑडियंस एनालिसिस बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी नीड्स और इंटरेस्ट को जो है फर्दर बूस्ट अप किया जा सके। फिर इट सेज देयर शुड हैव सम अदर डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स मोर देन वन ऑडियंस, वाइड वेरिएबिलिटी इन योर ऑडियंस। अब आपको जब ये पता होता है कि आपने आपके 4 तरह की ऑडियंस है तो फिर आप उसकी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेक कर सकते हो। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली क्या होते हैं, ये जो आपके मर्दमशुमारी जिसको बोलते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या उनकी यू नो लाइक्स एंड डिसलाइक्स है। तो इस तरीके से लाइक्स एंड डिसलाइक नॉट उनकी पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में बल्कि वो आपकी रिसर्च से रिलेटेड। फिर देयर कैन बी मोर देन ऑब्वियसली वन ऑडियंस हो सकते हैं, लोग ज़्यादा हो सकते हैं, तो आप उनका एनालिसिस करके और अपनी रिपोर्ट पे जब प्रेजेंटेशन की बात आती है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको स्ट्रक्चर करते हो और उसको प्रेजेंट भी करते हो। फिर उसके बाद ये है कि एडेप्टेशन क्या है। एड इंफॉर्मेशन रीडर नीड टू अंडरस्टैंड योर डॉक्यूमेंट्स। अगर तो आपको लगता है कि आपकी जो ऑडियंस होगी उसकी इतनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, फॉर इंस्टेंस अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो आप उनके हिसाब से उसके अंदर एग्जाम्पल्स ऐड करते हो, मतलब अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा जार्गन कहते हैं कि किसी भी फील्ड की बहुत ज़्यादा जो टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स टर्म्स होती हैं उनको कहते हैं जार्गन्स, तो वो आप उसमें ऐड नहीं करते ताकि अगर कोई अदर देन आपकी फील्ड के भी से भी कोई बैठा हुआ है तो उसको भी आपकी बात समझ आ जाए। फिर ओमिट इन्फॉर्मेशन योर रीडर इज़ नॉट नीडेड, योर रीडर्स डू नॉट नीड दैट। Change the level of information you currently have, add example to help reader to understand, change the level of your example। ये सारा का सारा वही आ जाता है कि you have to change। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बैठे हुए हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज को मॉडिफाई कर सकते हो, ज़्यादा अच्छी और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज विद जार्गन्स यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ बेसिकली द एडेप्टेशन, ये कि व्हाट द यू नो द नीड ऑफ द ऑडियंस, व्हाट इज़ द क्या कहना चाहिए कैलिबर ऑफ द ऑडियंस, उसके हिसाब से आपने अपनी रिपोर्ट को स्ट्रक्चर करना होता है। फिर आ जाता है स्ट्रेंथ ट्रांजिशन, राइट स्ट्रॉन्गर इंट्रोडक्शन बोथ फॉर द होल डॉक्यूमेंट एंड फॉर मेजर सेक्शन। अच्छा, जो आपकी रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन जिन लोगों का बड़ा अच्छा लिखा होता है ना, तो वही बात है कि फर्स्ट इंप्रेशन आपका बहुत अच्छा पड़ जाता है। तो उससे ये लगता है कि जितना अच्छा आपने उसको लिखा हुआ है तो उससे पता चलता है कि इतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग है अपने टॉपिक पे। मेरे ऑफिस में एक टीचर बैठती हैं तो शी टोल्ड मी दैट कि जब उनका साइनॉप्सिस डिफेंस हुआ था ना, सॉरी साइनॉप्सिस नहीं, ये जो इसका FYP का डिफेंस हुआ था, तो जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आए थे तो व्हेन दे स्टार्टेड गिविंग द प्रेजेंटेशन उन्होंने कहा बस यहीं पर ही रुक जाएं बिकॉज आपने इतनी अच्छी रिपोर्ट लिखी हुई थी कि मुझे पढ़कर समझ आ गई है कि आपने आपका प्रोजेक्ट किस चीज़ के बारे में है, तो आपको प्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब दिस वाज द क्राइटेरिया ऑफ। ये किसने मुझे मैसेज किया है? अच्छा जी, तो फिर ये है कि वो उन्होंने ये बताया कि उनको इतनी अच्छी स्ट्रक्चर थी, इतनी अच्छी वेल एलेबोरेटेड थी, तो उन्होंने कहा कि आपको प्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ हाउ इट एक्चुअली गिव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन। अगर आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है इनटू वेरी लूसिड एंड क्लियर फॉर्म, तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग सिर्फ फॉर द सेक ऑफ क्या कहते हैं कि एक वो कन्वेंशन पूरा करने के लिए ही उस चीज़ को सुन लेते हैं। अदरवाइज व्हेन इट इज़ रिटन वेल तो वो सिर्फ आपके एक गपशप वाला सिस्टम होता है, वो आपसे पूछ लेते हैं वर्बली कि अच्छा जी इसमें क्या है, इसमें क्या है, एंड दैट्स इट। और इम्प्रेशन आपका बहुत अच्छा बनता है बच्चों के ऊपर।
फिर इट सेज कि ऐड क्रॉस रेफरेंसेस टू इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये वही बात है कि जैसा मैंने आपको कहा था कि हम जब पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाट इज़ हाउ टू ऐड दी रेफरेंसिंग और आपके बिब्लियोग्राफी क्या होती है। तो जब आप अपनी रिपोर्ट के दरमियान में भी कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं तो वहाँ पे भी आपने जिधर से आपने कोई मटेरियल उठाया है या जिसका कुछ पढ़कर आपने आइडिया लिया है तो यू आर बेसिकली बाउंड टू गिव some sort of references over there। तो उससे ये होता है कि आपका प्लेजरिज्म अवॉइड हो जाता है। फिर यूज स्पेसिफिक टाइपोग्राफी एंड वर्क विद मार्जिन लेंथ एंड स्पेसिंग। ये सारा के सारा आपकी मैम स्टाइलिंग के ऊपर आ जाए। बोलिए मैम 122 बोलें। मैम हमजा व्हाट आर यू मैम 122 मैम हमजा अहमद मैम मेरा नेट इशू कर रहा था। क्या कह रहे हो आप? मैम अटेंडेंस क्या लग कह गई है रहे हो मेरी। आप? मैम मेरा नेट इशू कर सॉरी रहा था। क्या? मैम मेरा नेट इशू कर रहा था, अटेंडेंस लग गई है मेरी। क्या नाम है आपका? मैम BCS 193122 हमजा अहमद। 033 भी कुछ फरमा। यस मैम। सोहेब आफ्ताब क्या कह रहे हैं? आपने मैसेज में लिखा हुआ है ना कुछ। उफ, एक तो ये आप लोगों से सब्र नहीं होता थोड़ी देर की। चलो अगर पढ़ा रहे हैं तो दरम्यान में डिस्टर्ब ना करें। अब एकदम मेरे दिमाग से तो चीज़ें गायब हो जाती है, मैं क्या बोल रही हूँ। थोड़ी देर सब्र कर लेते हैं, मैं आपकी अटेंडेंस गाय देती हूँ। मैम हमजा रिमाइंड करवा देगा। अब मैं ओपन कर रही हूँ पेज, आपको नज़र भी आ रहा होगा शायद। क्या नाम है आपका? हमजा सोहेब शोएब? नो मैम हमजा अहमद। चलो मैंने हमजा शोएब की लगा दी। हमजा अहमद की लिखी हुई है। आई गेस देयर इज नो वन एब्सेंट। अच्छा जी, फिर आपके एंड रिजल्ट की बात आ जाती है। यू कैन नॉट राइट अ रिपोर्ट यूजफुली विदाउट बीइंग श्योर ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वही मतलब है जो मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द नीड, और फिर एंड में आपने उसको अचीव कर लिया या नहीं किया। ठीक है, आपकी ऑडियंस की क्या नीड थी, किस ज़रूरत को आपका प्रोजेक्ट है वो सॉल्व है। तो अगर तो आपका वो ऑब्जेक्टिव एंड में अचीव हो जाता है तो इसका ये मतलब है कि इट इज़ यूज़फुल टू यूज़ इन फ्यूचर। तो इसके लिए टू इन्फॉर्म वही ये जो मैंने आपको बताया था कि नरेशन, टू परसुएड आपने आर्गूमेंट करना होता है, एंड टू रेकमेंड आपने बताना होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपोजिशन कि ये कितनी ज़्यादा यूज़फुल है फॉर दी मार्केट नीड। प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू एन इशू, रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ डाटा और इशू जस्ट द फैक्ट। ये सारा का सारा आपकी वही आपकी जो राइटिंग स्टाइल होगा ना वो डिफाइन करेगा। फिर आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट। इसमें आपका टाइटल पेज होता है, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल होता है जिसके अंदर आप रेकमेंड करते हो अपने सुपरवाइज़र को, अपने HOD को कि आपने इस चीज़ के ऊपर काम किया है, और अपने ग्रुप फेलो को डिफाइन करते हैं लेटर ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिटल के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाते हैं, समरी या इसको एब्स्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिक्स। वन बाय वन लेट्स सी कि क्या होते हैं ये। टाइटल पेज आपका होता है, ऑथर एंड ऑथर्स टाइटल होता है, आपका टॉपिक इसके अंदर डिफाइन होता है, और फिर ये कि पर्सन ऑर्गेनाइजेशन हु रिक्वेस्टेड द रिपोर्ट, यानी कि आप खुद हो गए, आपकी सुपरवाइज़र हो गए, और फिर डेट ऑफ कंप्लीशन, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, और ये सारा कुछ इसके अंदर टाइटल पेज। आप लोग को आता भी है वैसे टाइटल पेज बनाना, तो लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये जो आप असाइनमेंट्स और क्विज़ेस से अलग एक टाइटल पेज बनाते हो उससे। Letter of transmittal is a formal business letter addressed to the person requesting the report. Explain. He explains on whose authority the report was written. यानी कि आपके यूनिवर्सिटी ने आपको रेकमेंड किया है फॉर द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट,
और फिर आपकी HOD की भी रिकमेंडेशन होती है उस पर, मे समराइज और ड्रॉ अटेंशन टू स्पेसिफिक मैटर इन अ रिपोर्ट। अच्छा जी, इसमें आपने अपना टॉपिक बताना होता है और आपने ये बताना होता है कि उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, अपने टॉपिक को ना थोड़ा सा समराइज कर देते हैं आप। ये आप बताते हो। और एक दो जो आपने टेक्नोलॉजीज़ के अंदर फॉर इंस्टेंस कोई मेन लैंग्वेज आपने इसमें यूज़ की हुई है या कोई टूल आपने यूज़ किया हुआ है, वो आप बिल्कुल एक दो तीन कह लें कि 2 पैराग्राफ की, और वो पैराग्राफ भी बहुत स्मॉल होते हैं जो आपकी लेटर ऑफ ट्रांसमिशन में होते हैं। उसमें अपने ग्रुप मेंबर्स की नेम भी मेंशन करने होते हैं। एक्नॉलेजेस असिस्टेंस इन रिसर्चिंग एंड कंपाइलिंग द रिपोर्ट। हाँ जी, ये एक्नॉलेजेस असिस्टेंस इन रिसर्चिंग, इसमें आपने वही अपने ग्रुप मेंबर्स को मेंशन करना होता है और अपने सुपरवाइजर को मेंशन करना होता है। फिर टेबल ऑफ कंटेंट आपको पता है कि क्या होते हैं, कि इंक्लूड्स फ्रॉम समरी थ्रू टू। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है कि जब आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं ना, वो आप टाइटल पेज से नहीं बनाते, जहाँ से आपकी समरी स्टार्ट होती है आपका पेज नंबर 1 वहाँ से काउंट होता है। बल्कि हम लोग जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, लैंग्वेज और लिटरेचर के, हमारा तो इंट्रोडक्शन से पेज नंबर 1 काउंट होता है और एब्स्ट्रैक्ट की जो समरी होती है वो उस टेबल ऑफ कंटेंट से एक्सक्लूडेड होती है। इवन जब हम लोगों का टर्निटिंग भी चेक किया जाता है ना, टर्निटिंग मतलब प्लेजरिज्म भी चेक किया जाता है, तो भी समरी को एक्सक्लूड करके तो इंट्रोडक्शन से लेकर टिल द कंक्लूजन तक चेक किया जाता है। तो आप लोगों का शायद समरी इंक्लूडेड होती है। Okay, does not include title page and table of content pages. Use the decimal numbering system. Decimal numbering system जैसे 1, 1.1.1 इस तरीके से आपका मतलब जैसे जैसे वो फर्दर डिवाइडेड होता जाता है उस तरह से 0.1.1 या 0.2 इस तरीके से उसकी बाइफिकेशंस होती जाती है, डिविजन्स होती जाती है। फिर इंडेंट्स ईच लेयर ऑफ द DNS। इंडेंट का क्या मतलब होता है कि वो जो हम लोग 1 थंब स्पेसिंग देते हैं या 2 थंब स्पेसिंग देते हैं उसको इंडेंटेशन कहते हैं। वो आप जब नंबरिंग दोगे तो वो इंडेंट करके देते हो, थोड़ा सा पेज को आगे की तरफ ले जाकर लाइन को, और फिर आप अपनी नंबरिंग देते हैं। फिर आइडेंटिफाई पेज नंबर। हाँ जी मैम, ये जो आप जो कुछ मैम ये टॉपिक्स पढ़ाती हैं, ये कहाँ पे मैम मिलेंगे हमें? ये सबसे पहले मैंने आप लोगों को शेयर किए हैं आप लोगों के साथ जर्नल चैट में, और अभी मैं आपको नो पढ़ा मैम, रही हूँ। शेयर तो किए हैं, लेकिन अगर हम उसके बाद क्लास के बाद अगर हम दोबारा रिवाइज करना चाहें कुछ चीज़ें, तो ये हाँ कंटेंट जी, हमें कहाँ पे मिलेंगे? ये आप कहाँ से मिलेगा? आप यस लोग मैम। साथ थोड़ा बहुत मेंशन लिखते नहीं हो या इस पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते दोबारा से? नो मैम, हाँ जी, अगर ये स्लाइड्स आप फाइल्स में डाल दें इसी टीम्स की, स्लाइड्स बाद अगर में कहीं पढ़ना पड़ जाए या एग्जाम्स के लिए या किसी भी तरह से। तो बेटा मैंने आपके साथ शेयर की है ना, अभी अभी पोर्टल पे भी मैं डाल दूंगी ये। यस मैम, पोर्टल पे डालेंगी ना आप? बस ठीक है, जी मैं यही बिल्कुल। पूछ रहा था कि अगर उसको। अच्छा जी, फिर आती है आपकी समरी या एक एग्जीक्यूटिव समरी भी कहते हैं इसको। साइनॉप्सिस इन द सेंस कहा जाता है कि साइनॉप्सिस भी जो होता है वो आपका एक लेंथ बिगर लेंथ ऑफ टेक्स्ट में से आप वो एक्सट्रैक्ट करते हो। Okay, represent 10% of the written report and what it includes के why, the purpose of your report, scope क्या है, what issue are covered and why, what are those issue that are not covered in it, ये भी आप बता देते हैं। बट मतलब मगर ज़्यादा एम्फेसाइज जो वो होता है वो आपका ये होता है कि आप किन किन प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हो। फिर हाउ, बेसिकली ये WH को 5W और 1H को आंसर करी होती है। वाई, व्हाट, हाउ, ये सारी बातों को एक्सप्लेन करा होता है जो आपका साइनॉप्सिस होता है या प्रेसी होती है। फिर आपने हाउ में ब्रीफ डिटेल्स ऑफ रिसर्च मेथड देनी होती है कि आपने कौन कौन से टूल्स या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिसके थ्रू आपने अपना प्रोजेक्ट बना दिया। फिर व्हाट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग, यानी कि व्हाट से मुराद ये कि आपने क्या फाइंड आउट किया, ठीक है। और फिर 100 वर्ड के अंदर आपकी रिकमेंडेशन आ जाती है कि आपने तो ये काम, यू हैव डन दिस वर्क, अब इसके ऊपर फर्दर क्या रिसर्च हो सकती है। यानी कि आप एक क्लू छोड़ देते हो रिकमेंडेशन के अंदर कि आपके बाद अगर कोई इस टॉपिक के ऊपर काम करना चाहता है तो वो इस पर्सपेक्टिव से कर सकता है या इसके अंदर फर्दर एडिशन किया जा सकता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन समरी के अंदर आपने अपनी फाइंडिंग को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी एक्सप्लेन करना होता है। इसके अलावा अपने फ्यूचर रिसर्चर्स के लिए भी क्लू थोड़ा सा छोड़ देना होता है। फिर ऑल कवर्ड इन द सेम ऑर्डर एज द रिपोर्ट। अब ये जो आप समरी लिखोगे ना, इसमें कोहेजन एंड कोहेरेंस इसी तरीके से होगी जैसे ये वाई, हाउ, व्हाट, सो व्हाट लिखा हुआ है। आप सो व्हाट को पहले नहीं लेकर जा सकते, वाई को आप बाद में नहीं लेकर आ सकते। इसी के पॉइंट्स के हिसाब से आपने 1 बाय 1 क्वेश्चन है
अपने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर या समरी के अंदर। फिर इंट्रोडक्शन की बात होती है, व्हाट इज़ द रिपोर्ट अबाउट, ये आप बताते हैं किस चीज़ के बारे में, यानी कि अपना टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं इसके अंदर। व्हाई इट इज़ बीइंग रिटन, उसकी ज़रूरत क्या थी, नीड क्या थी, आप क्यों इस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, ये बताते हैं। हु इज़ कंडक्टिंग द रिसर्च, आप अपना और अपने फेलोज़ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद आप बताते हैं कि एनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू द रिपोर्ट। अब यहाँ पर जो आ जाता है वो आपका लिटरेचर आ जाता है, यानी कि आपके काम से पहले इस टॉपिक के ऊपर क्या काम हो चुका है और उसकी फर्दर ये नीड थी, इस वजह से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। और फिर इसका स्कोप क्या होता है, व्हाट विल एंड विल नॉट बी कवर्ड, कि हमने तो इसके अंदर ये कवर कर लिया है, हमारे ये ऑब्जेक्टिव है, और इसके अंदर फर्दर नॉट बी कवर्ड का मतलब ये कि अभी इसके ऊपर फर्दर इसके ऊपर काम किया जा सकता है, ठीक है, जो कि आपने नहीं किया वो फर्दर मे बी फ्यूचर में जाके आप इसको फर्दर एक्सटेंड कर दें या कोई और इसके ऊपर काम कर ले। तो ये चार पांच चीज़ें आपने अपनी इंट्रोडक्शन के अंदर मेंशन कर दी। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। फिर डिस्कशन के अंदर आ जाता है आपका ब्रेक योर इन्फॉर्मेशन अप इनटू सेक्शन एंड सब सेक्शन यूजिंग डेसिमल नंबरिंग सिस्टम, वही जो मैंने आपको बताया 1.1। अब ये डिस्कशन जो होती है ना वो आपकी जैसे जैसे आप अपनी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना शुरू करते हो, बनाना शुरू करते हो, वैसे वैसे आप उसके अंदर लिखते जाते हो कि मैंने अब ये काम कर लिया, अब ये काम कर लिया, अब मैंने ये वाली रिसर्च को कंप्लीट कर लिया है, मैंने अपने टूल के अंदर फलाने फ्लो चार्ट को बना लिया है, उस फ्लो चार्ट से मेरी ये वाली फाइंडिंग आई है, अब मैंने ये दूसरा फ्लो चार्ट बनाना है। तो ये सारा का सारा आप डिस्कशन के अंदर मेंशन करते जाते हो, साथ साथ लिखते जाते हो कि हाउ हैव यू मेड दिस, और उसमें क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, आपने फर्दर इसको किस तरह से मज़ीद करना है या कर चुके हैं। तो ये 1 बाय 1 आप डेसिमल ऑर्डर के अंदर आप मेंशन करते जाते हो। कन्फाइन योर सेल्फ टू द फैक्ट्स, यही जो मैंने भी आपको बताया, प्रेजेंट योर इन्फॉर्मेशन क्लियरली, ठीक है। फिर आपका कंक्लूजन आ जाता है। अच्छा, इसके जो डिस्कशन वाला चैप्टर है ना, ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग होता है आपका, क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ आप डिस्कस कर रहे होते हो अपने मेकिंग को, बल्कि इसके अंदर आप अपनी टेस्टिंग को भी एक्सप्लेन कर रहे होते हो, फिर आपने इसकी डिप्लॉयमेंट होती है मेरा ख्याल है कोई, वो आप इसके अंदर डिस्कस करते हो, और फिर उसके बाद आपका कंक्लूजन आ जाता है। और ये डिस्कशन अक्सर जो है ना आपके 3 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड होती है, वही जो मैंने आपको बताया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी टेस्टिंग, इसकी डिप्लॉयमेंट। तो ये 3 चैप्टर आपके बन जाते हैं डिस्कशन के अंदर। फिर आपका जो लास्ट चैप्टर होता है दैट इज़ कंक्लूजन, और फिर आपका रिकमेंडेशन। नॉर्मली कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन दोनों साथ साथ लिखी जाती हैं। तो दिस सेक्शन आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट डज ऑल दिस स्टफ मीन, कि जो भी आप काम कर चुके हो उससे आपने क्या ऑब्टेन किया, क्या आपके रिजल्ट्स निकले। रिलेट योर आंसर बैक टू द ओरिजिनल पर्पस ऑफ द रिपोर्ट। अब जो आपने शुरू के अंदर अपने ऑब्जेक्टिव बताए थे ना कि भाई मेरी ये काम करने की ये नीड है और ये इस प्रॉब्लम का सलूशन है, तो जब आप काम कर चुके हो, कंक्लूड कर चुके हो, तो ज़रा उसको रिलेट करोगे और आप ये बताओगे कि क्या आपके जो गोल्स थे वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए। इट इंक्लूड्स अ वेरी वेरी कंसाइज समरी। ये भी आपका 10%, बल्कि 10% इस तरह से कह लें कि अगर आपके 20 पेजेस जो है वो आपके इंट्रोडक्शन से लेकर डिस्कशन तक आए हैं, तो आपने सिर्फ 4 पेजेस अपने कंक्लूजन और रिकमेंडेशन पे लगाने होते हैं। फिर वो भी आपका डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने थे, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी कंसाइज समरी, बहुत ज़्यादा इसको प्रोलॉन्ग नहीं करना होता अनटिल और अनलेस कि आपकी फाइंडिंग्स बड़ी अच्छी थी और बहुत ज़्यादा थी, तो फिर आप थोड़ा सा कंक्लूजन को एक्सटेंड कर देते हो। फिर इट आउटलाइंस द फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च, डू नॉट इंट्रोड्यूस न्यू इन्फॉर्मेशन इन द कंक्लूजन। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखने वाली, ये ना सिर्फ आपके फाइनल ईयर की प्रोजेक्ट में या कोई भी रिपोर्ट आप लिख रहे हैं उसमें, बल्कि इवन इफ़ यू आर राइटिंग एन एस्से या आप कोई वैसे ही कोई कोई आर्टिकल लिख रहे हो या कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो, हमेशा जो आपका कंक्लूजन होता है वो उसके ऊपर बेस करता है जो आप पहले मेंशन कर चुके हो इंट्रोडक्शन के अंदर, अपनी डिस्कशन के अंदर। कभी भी कोई नई चीज़ आपने कंक्लूजन के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करानी होती। नई चीज़ से मुराद ये है कि जो आपने ऊपर कहीं भी डिस्कस नहीं की हुई और एंड में आकर आपने उसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी, या तो अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी कोई बात है जो कि आपको लगता है कि डिस्कस करनी चाहिए, तो पहले ऊपर कहीं पर उसको मेंशन करें इंट्रोडक्शन के अंदर, डिस्कशन के अंदर उसको रिलेट करें, और फिर उसको कंक्लूजन में आके फर्दर कंक्लूड करें। कभी भी कोई नया पॉइंट, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपने डिस्कस ही नहीं की, यू आर नॉट सपोज टू इंक्लूड इट इन योर कंक्लूजन सेक्शन एज वेल। ये हमेशा अपनी हर बात कुछ भी लिख रहे हो उसके अंदर आपने मेंशन करनी होती है। फिर रिकमेंडेशन में आ जाता है शुड बी रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी कि अगर आपको लगता है कि जो बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट करने वाली है आप उसको उस हिसाब से
नंबर 1 पर ले आते हो, उससे लीस्ट सेकंड पर, उससे लीस्ट थर्ड पर। तो ऐसे आप रिकमेंडेशन के अंदर अपनी ही रिकमेंडेशन, बेसिकली ये भी एक डिस्कशन का ही पॉइंट होता है कि आप उसको डिफरेंट एंगल से डिस्कस करके दोबारा से उसके ऊपर जो फर्दर फ्यूचर में काम हो सकता है वो आप रेकमेंड कर रहे होते हो। फिर it is also emerged from the conclusion they are the honest justified opinion of the writer and includes what is to be done, जो कि आप कर चुके हैं, who is to do it and how when it is to be done। तो फिर अब when it is to be done कि अगर इसके ऊपर फर्दर अगर आपने किसी ने काम करना है तो वो किस तरीके से या किस पर्सपेक्टिव से किया जा सकता है, या आपके इसी प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई फ्लॉ है और उसको फर्दर इन्हांस मतलब ओवरकम किया जा सकता है तो वो भी आप रिकमेंडेशन के अंदर दे सकते हो। ठीक है जी, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन के अंदर ये चीज़ें आ जाती है। फिर बिब्लियोग्राफी आती है। बिब्लियोग्राफी क्या होती है और रेफरेंसेस क्या होते हैं, किसी को इसका डिफरेंस पता है? द डिफरेंस बिटवीन बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस, क्योंकि दोनों ही इंटरचेंजेबली यूज होते हैं लेकिन फ़र्क है दोनों के अंदर। एनी आइडिया, एनी गेसेस अबाउट दिस? You guys नहीं मैम पता तो नहीं बिब्लियोग्राफी बोल में रहे। एपीए फॉर्म भी आ सकता है। एपी होता है, अच्छा, और मतलब डिफरेंट मतलब रेफरेंसेस बस सिंपल मतलब रेफरेंसेस मतलब जो हम यूज करते हैं वो होगा, लेकिन बिब्लियोग्राफी में मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ रेफरेंसेस होते हैं। अच्छा मैम ऐसा है बिब्लियोग्राफी में कि मैम स्टाइलिंग तो मैम वो जो जी जी ऑथर होता है उसके बारे में बताना होता है ना, बिब्लियोग्राफी जो होता है। ओके, ऑथर के बारे में आप बताते हैं, बट हु इज द ऑथर? बेसिकली बिब्लियोग्राफी होती है कि जैसे कि आपका कोई टॉपिक है ना, उसके ऊपर प्रीवियस रिसर्चेज हो चुकी है, लोगों ने बहुत ज़्यादा काम कर लिया हुआ है, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपने कुछ पढ़ा है तो आपको उस टॉपिक के बारे में पता चला है ना, कुछ पढ़ने के बाद, और फिर आपको ये पता चला है कि इस टॉपिक के ऊपर इस पर्सपेक्टिव से या इस एंगल से इस बंदे ने काम किया है, इस एंगल से दूसरे बंदे ने काम किया है, इस तरीके से तीसरे बंदे ने काम किया है। तो आपने डिफरेंट बुक्स पढ़ी, डिफरेंट रिसर्च पेपर पढ़े या डिफरेंट आर्टिकल जर्नल पढ़े, तो आपको पता चला। विदाउट रिसर्च, विदाउट प्रीवियस लिटरेचर रिव्यू के आप कभी भी जो है ना आपका टॉपिक अप्रूव नहीं होता, क्योंकि हमेशा आपसे फिर ये पूछा जाता है, अच्छा आपको ये बात कहाँ से पता चली, ये बात किस रिसर्चर ने की थी, ये बात कहाँ पर मेंशन है। तो जो आप अपनी डिस्कशन दे रहे होते हो ना, आप विद रेफरेंस टू द प्रीवियस रिसर्चर दे रहे होते हो। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि रिकमेंडेशन के अंदर आपने कोई क्लू छोड़ देना है कि आपके काम के ऊपर फर्दर और क्या काम हो सकता है, ठीक है। अब जो भी आपके काम को एक्सटेंड करेगा ना कोई और स्टूडेंट या कोई और रिसर्चर, तो वो आपको कोट करेगा कि फलाने स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर ऑलरेडी काम किया हुआ है इस पर्सपेक्टिव से और हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका काम अगर पब्लिश हो जाता है तो आपकी एक रिसर्च निकल आती है। तो बिब्लियोग्राफी इज समथिंग कि आपके टॉपिक के ऊपर प्रीवियसली जिन जिन लोगों ने उससे रिलेटेड काम किया हुआ है वो सारा का सारा लिटरेचर फ्रॉम ए टू जी आपने मेंशन करना होता है बिब्लियोग्राफी के अंदर। वो जो आप रेफरेंसेस नहीं देख रहे होते, रेफरेंसेस लिखे होते हैं किसी भी बुक के एंड में, वो बिब्लियोग्राफी होती है। लेकिन फ़र्क बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस में ये होता है कि फॉर इंस्टेंस देयर आर 100 ऑफ रिसर्च ऑन टूल मेकिंग। फॉर इंस्टेंस द टॉपिक इज टूल सॉफ्टवेयर टूल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके ऊपर 1000 लोगों ने काम किया हुआ है, तो आपने उन 1000 के 1000 लोगों का काम जो उस टॉपिक के ऊपर हुआ है ना, वो आप बिब्लियोग्राफी में फ्रॉम ए टू जी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप मेंशन करते हो। चाहे वो आपने पढ़ा है सारा का सारा और उसमें से आपने सारा का सारा अपने रिसर्च में मेंशन किया है या नहीं किया, ठीक है। ये तो हो गया बिब्लियोग्राफी। अब जब रेफरेंसेस की बात आती है ना, तो होता तो वो भी ये है कि आपने प्रीवियस रिसर्चेस को मेंशन किया होता है, लेकिन ये वो रिसर्च होती है, वो आर्टिकल या वो जर्नल होते हैं जो कि आपने पढ़े हैं, उनको समझा है और उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मटेरियल आपने अपने काम के अंदर मेंशन किया है। तो वो आते हैं रेफरेंसेस के अंदर, क्योंकि आपने रेफरेंस देना होता है अपने काम के अंदर जिसका काम आपने पढ़ा होता है इस वाले रेफरेंसेस के सेक्शन के अंदर, कि भाई ये इस बंदे का ये काम था, ये टॉपिक था और यहाँ से आपने ये वाली लाइन उठाई है, ठीक है। ये मेरी बात जो है वो ये वाला रिसर्चर प्रूव करता है। इसका ये मतलब है जो रिसर्च आपने पढ़ी है और अपने काम के अंदर मेंशन की है, तब तो आप ऊपर बिब्लियोग्राफी की जगह रेफरेंसेस लिखते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सारा का सारा काम आप बताएं लोगों को कि भाई
इस टॉपिक के ऊपर इतने हज़ार रिसर्चर्स ने काम किया हुआ है, तो वो A to Z आप सारा का सारा बिब्लियोग्राफी की हेडिंग के अंदर मेंशन करते हो। तो फ़र्क ये है कि बिब्लियोग्राफी में आप सब कुछ नहीं पढ़ते हो, ठीक है, और रेफरेंसेस के अंदर आपने जो पढ़ा होता है, जो अपने काम में मेंशन किया होता है, सिर्फ आप वही ऐड करते हो। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि आप लोगों को जो है ना वो रेफरेंसेस ज़्यादा सूट करेंगे, क्योंकि इतना काम सर्च करना कि किसने क्या किया है और किसने क्या नहीं किया, ये एक इट्स सच अ हार्ड टास्क। तो अगर आपने 4 भी आर्टिकल पढ़ लिए तो वो आप सिर्फ 4 रेफरेंसेस के अंदर मेंशन कर देते हो एंड दैट्स इट। आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इट्स बेसिकली बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस में ये फ़र्क है। तो मैं यहाँ पर स्लैश डाल के ना, इसी तरह मैं यहाँ पर समरी, हाँ ठीक है, ये भी सही है, लिखने वाली थी मैं, ठीक है। मैम ये आप अटेंडीज बना दें मैम इनको, ये मैम म्यूट ये कर किसने दें, और मैम ये अटेंडीज बना दें मैम इनको, जो प्रेजेंटर्स अभी हैं। तो बनाया था मैंने अटेंडेंस सारों को। मैम ये लेट है। अच्छा, ये यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? कोई क्वेश्चन आप लोग करते नहीं है, मैं खुद आपसे पूछती तो आप लोग चुप होते हैं सबके सब। कौन बताएगा बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस में क्या डिफरेंस है, जो मैंने भी कोट किया है? उस्मान अहमद खान, आप बताएं। हाँ जी, ये जो बच्चे नहीं बोल रहे इनका मैं नाम ले रही हूँ, उनको फिर मैं एब्सेंट कर दूँ, बिकॉज सिर्फ नेम वाइज दे आर प्रेजेंट, अदरवाइज मेंटली दे आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीक, what is the difference among bibliography and references? उसामा परवेज, लड़कियों में से would anybody like to tell मैं me what बताऊं? is the, जी बताइए। बिब्लियोग्राफी वो होती है जिसमें हम सारे आर्टिकल्स रीड नहीं करते, लेकिन हमें A to Z जो है सबका रेफरेंस देना पड़ता है। जबकि रेफरेंस में ये होता है जो हमने आर्टिकल्स रीड किए होते हैं, जिनकी हमें समझ आई होती है, हम सिर्फ उनका रेफरेंस देते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं। और जो हम मेंशन भी करते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर, उसका कुछ चाहे एक लाइन ही हमने क्यों ना मेंशन की हुई हो, बट इफ़ वी आर मेंशनिंग इट इन आवर रिपोर्ट तो हम वो भी ऐड कर लेते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है दोनों के अंदर। ओके गुड। अच्छा जी, अपेंडिसेस होते हैं कि कंटेन सप्लीमेंट्री मटेरियल टू डिटेल फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, मेन इंक्लूड फोटोग्राफ्स, टेबल, चार्ट, मैप, स्टैटिस्टिक्स, questionnaire. Any inclusion must be clearly labeled and referred to the body of the report. अच्छा, अब अपेंडिक्स ये होते हैं कि अक्सर आपके फ्लो चार्ट बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं, ठीक है, जो कि वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, और या फिर ये कह लो कि बिला वजह आपके पेजेस वो अपने उसमें रिपोर्ट के अंदर ले जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इंस्टेड कि आप हर चीज़ अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन करो, ताकि वो स्ट्रक्चर एक, वो क्या कहते हैं ना कि वेल स्ट्रक्चर नहीं लग रही होती, वो लगता है जैसे ग्राफ ही ग्राफ है, टेबल ही टेबल बने हुए हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने 150 का डाटा कलेक्ट किया है, लेकिन मैंने टेबल जो है वो 50 का देना है सिर्फ, मतलब मेरी जो सैम्पलिंग हुई है वो 150 में से हुई है। तो अब मैं 150 का पूरा टेबल तो रिसर्च के अंदर ऐड नहीं कर सकती डिस्कशन के अंदर। तो मैं क्या करूँगी कि जो मैंने सैम्पलिंग की है ना 150 में से सिर्फ 50 की, वो मैं अपनी रिसर्च के अंदर दे दूँगी डिस्कशन वाले पार्ट में, और जो 150 का बड़ा वाला टेबल है वो मैं अपेंडिक्स में जाके पेस्ट कर दूँगी। उससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा लाइन्स और बहुत ज़्यादा पेजेस और बहुत ज़्यादा वो अजीबो गरीब सा कि टेबल ही टेबल नज़र आ रहे हैं, एक तो वो चीज़ मिनिमाइज़ हो जाएगी। दूसरा ये होता है कुछ लोग क्वेश्चनियर फिल करवाते हैं अपने कैंडिडेट से। कुछ लोग जो होते हैं वो स्टैट्स जो होते हैं ना, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जिसको बोलते हैं,
वो आप उसकी सिर्फ फाइंडिंग आप अपनी डिस्कशन के अंदर देते हो, लेकिन आप स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जो हुआ होता है ना, जैसे एक्सेल में हुआ है या कहीं पर भी हुआ है, वो आप अपनी डिस्कशन के अंदर नहीं देते, बल्कि आप क्या करते हो कि अगर ज़रूरत पड़े उसको वेरीफाई करने की, जो भी आपका सुपरवाइज़र है या जो भी आपका एग्जामिनर है कि इसकी फाइंडिंग ठीक है या नहीं है, तो आप क्या करते हो वो अपेंडिक्स में जाके पेस्ट कर लेते हो। सिमिलरली कुछ फोटोग्राफ्स या कुछ इस तरीके की होती है, या वो ये कह रहे हैं कि इंटरव्यू की सीडीज़ वगैरह होती हैं या ट्रांसक्राइब्ड डाटा होता है, वो भी आप अपनी डिस्कशन में नहीं देते हो, सिर्फ उसका रेफरेंस दे देते हो, और वो रेफरेंस आपने डायरेक्टली लिंक करना होता है अपने अपेंडिसेस के साथ। आप वहाँ पर मेंशन करते हो कि द डिटेल टेबल ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन इज अटैच्ड इन द अपेंडिक्स 1 या अपेंडिक्स 2 में है या अपेंडिक्स 3 में है, जहाँ पे भी आपने मेंशन किया होता है। ठीक है जी। तो इसका ये मकसद होता है कि सम सप्लीमेंट्री या एडिशनल मटेरियल दैट इज नॉट look good or that shouldn't be given into your discussion, आप with reference in the discussion आप उसको अपेंडिक्स के अंदर टैग कर देते हो कि ये चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं और इधर से आपको इसकी डिटेल फॉर्म मिल सकती है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे बिब्लियोग्राफी में अगर आप किसी का लिटरेचर पढ़ते हैं और आप उसका नाम वहाँ पर दे देते हैं और उसका पूरा लिंक आप जाके बिब्लियोग्राफी के अंदर देते हैं, इसी तरह अपेंडिक्स का भी सिर्फ आप जो भी टेबल उधर वहाँ पे आप रेफरेंस दे देते हो, लेकिन वो पूरा का पूरा टेबल आपका अपेंडिक्स के अंदर मौजूद होता है। तो दिस इज़ हाउ इट रेफर टू द अपेंडिक्स एज वेल। तो ये आपके थे 10 पार्ट्स। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो आपके पार्ट्स होते हैं ना, टाइटल पेज, लेटर ऑफ ट्रांसमिटर, टेबल ऑफ कंटेंट एंड समरी, ये 1 2 3 4 ये 4 पार्ट्स आपके कहलाते हैं फ्रंट मैटर। ठीक है, फ्रंट मैटर कहलाता है क्योंकि ये आपकी मेन जो आपका रिपोर्ट होती है ना, जिसके अंदर आपकी फाइंडिंग होती है, ऑब्जेक्टिव होते हैं, डिस्कशन होती है, कंक्लूजन होता है, उससे पहले के पेजेस होते हैं, और इवन दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द टेबल ऑफ कंटेंट एज वेल। और फिर जब आपका ये वाला पार्ट आता है ना, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन के बाद बिब्लियोग्राफी अपेंडिक्स वाला, कुछ लोग ग्लॉसरी भी ऐड कर लेते हैं, ये आपका कहलाता है बैक मैटर। ठीक है, क्या कहलाता है ये वाला पार्ट जो है आपका, दिस इज नोन एज फ्रंट मैटर, और रिकमेंडेशन के बाद वाला आपका कहलाता है बैक मैटर। और जो ये दरमियान वाला पार्ट है ना आपका, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, ये वाला जो पार्ट आपका कहलाता है, ये कहलाता है आपकी मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। अब ये बताने का मकसद ये है कि जो आपका फ्रंट मैटर होता है और जो आपका बैक मैटर होता है, ये इसके अंदर चीज़ें आप ऐड भी कर सकते हो और एक्सक्लूड भी कर सकते हो। कुछ लोग अपेंडिक्स नहीं देते, कुछ लोग अपेंडिक्स की जगह ग्लॉसरी दे देते हैं, या अलॉन्ग विद द अपेंडिक्स ग्लॉसरी भी दे देते हैं। कुछ लोग यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट भी देते हैं। इसके अलावा लेटर ऑफ ट्रांसमिटल की जगह कोई और पता नहीं वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आ जाता है। मतलब कहने का मकसद ये कि फ्रंट मैटर एंड बैक मैटर आर चेंजेबल, लेकिन जब आप मेन बॉडी की बात करते हो ना, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, दीज आर नॉट चेंजेबल। इसके अंदर आप चीज़ें इस अम्ब्रेला हेडिंग के अंदर तो ऐड कर सकते हो, लेकिन इन पार्ट्स को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते अपनी रिपोर्ट के अंदर से। और ये सिर्फ रिपोर्ट की बात नहीं है, अगर आप और भी डिफरेंट कन्वेंशन ऑफ राइटिंग देखें या डिफरेंट जॉनर्स ऑफ राइटिंग देखें, जैसे आपका ऐसे राइटिंग हो गया, आपका पैराग्राफ राइटिंग हो गया, आपने कोई क्वेश्चन का आंसर करना है वो हो गया, तो उसमें हमेशा ये 3-4 पार्ट तो होते ही होते हैं कि इंट्रोडक्शन होता है, फिर आप उसको डिस्कस कर रहे होते हो, फिर आप उसको कंक्लूड कर रहे होते हो, और आप फर्दर रिकमेंडेशन दे रहे होते हो। ठीक है, लेकिन आप इसको ख़त्म नहीं करते। So the front matter and the back matter are the parts that are changeable, while the main body of the report that are based upon your introduction, discussion, conclusion, these are unchangeable. They will retain as always in your report as the other writing conventions. ठीक है जी, तो ये बात आपने याद रखनी है। अक्सर MCQs के अंदर भी आ जाती हैं, या आपसे कोई क्विज वगैरह में भी पूछ लिया जाता है कि इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा है आपकी रिपोर्ट का, दैट इज़ द मेन बॉडी, और उसके अंदर क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, और आपका फ्रंट मैटर एंड बैक मैटर क्यों है, एंड वाई इट इज़ नॉट, वाई इट इज़ चेंजेबल। तो उसके अंदर एडिंग, एडिशन और एक्सक्लूजन आ जाती है। नाउ यू हैव दी स्लाइड्स, तो एक बार इसको पढ़ लें और फिर मुझसे पूछ लें इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। इट्स 1:36 ऑलरेडी, तो 5-6 मिनट हम लोग और क्लास लेंगे एंड देन विल एंड द क्लास। लेकिन उससे पहले ज़रा इसको पढ़ें आप लोग और मुझसे सवाल करें जल्दी से, शाबाश। इन रेलेवेंस टू द
करंट लेक्चर, ऐसा ना हो इधर उधर के सवाल आप कर रहे हैं। मैम लेटर ऑफ ट्रांसमिटल दोबारा एक्सप्लेन कर दी। बेटा लेटर ऑफ ट्रांसमिटल ये होता है कि जिसके अंदर आपने ये बताना होता है कि आपके साथ कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे कि आपके ग्रुप फेलो है, ठीक है, उसमें आपने उनका नाम और उनके सिग्नेचर देने होते हैं। उससे भी पहले जो आप पैराग्राफ में बता रहे होते हो वो अपना टॉपिक बता रहे होते हो कि ये मेरा टॉपिक है, और उस टॉपिक को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। और फिर आप ये बताते हैं कि हु इज़ योर सुपरवाइज़र, जो कि आपको काम करवा रहा है इस टॉपिक के ऊपर, और ये आपके मेट्स हैं जो कि आपके साथ काम करेंगे, ग्रुप फेलोज़ हैं, एंड दैट्स इट। और ये आप लेटर ऑफ ट्रांसमिटल जो है वो अपने HOD और डीन को लिखते हैं मोस्टली, ठीक है, जिन्होंने इसको अप्रूव करना होता है। तो दिस इज़ जस्ट अबाउट कि एक इट्स द लेटर ऑफ रिकॉग्निशन कि आपने किस टॉपिक पे काम कर रहे हो और आपके साथ कौन काम कर रहे हो और आपको काम कौन करवा रहा है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों कोई क्वेश्चन एनीबॉडी वुड लाइक टू आस्क? एक बार इसको पढ़ लेना आप लोग, गो थ्रू कर ले इस लेक्चर को और फिर मुझसे सवाल कर लें आप। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी बोले। मैम मोहसिन महमूद की एब्सेंट लगी है। किसकी एब्सेंट लगी है? मोहसिन महमूद। मोहसिन महमूद की? क्यों, यस मैं क्यों मैम, लगाऊंगी इसकी क्योंकि कल एब्सेंट? मैम वो क्लास में प्रेजेंट है लेकिन उसका माइक खराब है। अच्छा ठीक है। अच्छा मैंने आपको बोला था कि आप लोग टॉपिक लेकर आएंगे कोई ना कोई जिसके ऊपर आप लोगों का इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके ऊपर आप लोग वुड लाइक टू राइट योर रिपोर्ट ऑन। हाँ, किसी टीचर जो आपको कोर्सेज पढ़ा रहे हैं उन्होंने किसी ने कहा है कि वो आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट्स देंगे और आपने उसके ऊपर काम करना है टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सबमिट करवाना होगा। हेलो गाइस, आई एम आस्किंग टू यू। यस मैम, कहा हुआ है। अच्छा, तो आप लोगों ने कुछ वर्कआउट किए लाइक उसके ऊपर के किस तरीके से आप लोग उसको भी एमलगमेट कर सकते हो विद दैट कोर कोर्स, और उसकी रिपोर्ट जो है वो आप मेरे कोर्स के अंदर लिख लो। ओके मैम, एक्चुअल में कल क्लास हुई है, फर्स्ट क्लास हुई है, उसमें सर ने कहा कि टिल द एंड जो आपको दूंगा प्रोजेक्ट्स बताऊंगा। अच्छा, तो उनसे वो सर से बोले कि आप शुरू में ही जो है ना कोई प्रोजेक्ट दे दें ताकि हम उसके ऊपर रिपोर्ट लिखना शुरू कर दें, ठीक है। मतलब ओके बिल्कुल मैम। इनिशियली तो मैं नहीं आपको लिखवाऊंगी रिपोर्ट, ज़रा 3-4 वीक गुजर जाए, कुछ कंटेंट आपके कवर हो जाए, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग द रिपोर्ट। आई ओके मीन मैम। दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट। उससे पहले मैं आपको स्मॉल रिपोर्ट्स ज़रूर लिखवाऊंगी, जैसे मेमो लेटर रिपोर्ट हो गई, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट हो गई, आपकी एनालिटिकल रिपोर्ट हो गई, ये वाली मैं आपको छोटी छोटी रिपोर्ट ज़रूर लिखवाऊंगी। बट ऑब्वियसली द मेजर रिपोर्ट विल बी रिटन एंड after the start of your, I guess, 6 week until the end of the semester. ओके ये मैं आपके पोर्टल पर ना मेंशन कर देती हूँ कि आई मीन अपलोड कर देती हूँ ये वाली स्लाइड्स। वैसे तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर तो कर ही दी है।
हमारा फर्स्ट लेक्चर वाला किस दिन हुआ था? ट्यूसडे को, 15 को आई गेस। यस ट्यूसडे को। अच्छा जी, इसके साथ मैं आपकी ना फाइल अटैच कर रही हूँ कि जो आप मैंने ना आप लोगों के मैंने पोर्टल पर फाइल अपलोड कर दी है, तो आप यहाँ से जो है वो ले सकते हो। ठीक है, आपकी अपलोड हो गई है फाइल, so you can take the slides from there as well as that I have shared on your journal chat. You can also get it from there as well. ठीक है, फिर you may leave the lecture if you want to. It's 1:44 already. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स पढ़ाऊंगी और फिर एक नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम, ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड डे। अल्लाह हाफिज़। हेलो मैम, आवाज़ आ रही है?
हेलो। अस्सलाम वालेकुम।